नमस्कार, कालका से समालका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो पंचकुला में आज प्रदेश के पहले राज्य फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निफ्ट का शुभारंभ किया। संस्थान में हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए 20% सीटें आरक्षित होंगी। वहीं वर्तमान सत्र में 3 ग्रेजुएशन और 2 पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स शामिल किए गए हैं। संस्थान के शुभारंभ के दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, गृह एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज और स्थानीय सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस मौके पर मौजूद रहे। स्टाइल में ये जो निफ्ट का एक प्रकल्प, जिसकी शुरुआत आपसे पहले जो कपड़ा मंत्री उस समय थी 2016 में मैडम स्मृति ईरानी जी, उस समय हमने इसका शिलान्यास किया था और आज ये बनकर तैयार हुआ है। आपके हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये निफ्ट का 17वां केंद्र है देश में। लगभग 35 साल से निफ्ट ये खुलने शुरू हुए और 17वें केंद्र के रूप में जो आज हमको बताया गया, क्योंकि बाकी जगह तो देखा नहीं, लेकिन जिस प्रकार का ये भवन है, ये सभी निफ्ट के केंद्रों में सर्वोत्तम भवन ऐसा बताया जा रहा है। चरण में 10.5 एकड़ जमीन, इसके ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। 133 करोड़ रुपए इस पर लागत आई है। और जो दूसरा चरण है, जिसके अंदर बताया गया हॉस्टल्स बनने हैं, एमपी थिएटर बनना है और क्या तीसरी चीज, ऑडिटोरियम बनना है। तो 122 करोड़ रुपए का यह खर्च थोड़ा संकेत कर दिया है मैंने कि थोड़ा सहयोग करिए। तो आप अगर चाहें तो हम आधा आधा करके बांट लेंगे और इस 122 करोड़ को मंजूर करता हूं। बड़ा संस्थान इस रूप में यह आया है। और एक खुशी की बात यह है, एक कंसेशन जरूर हमको मिला हुआ है इसके बदले में कि 20% छात्र जो है हरियाणा के डोमिसाइल के होंगे इसमें। तो कुछ बड़ी बातें आपको बता दें। हरियाणा को निफ्ट की सौगात मिल गई। पंचकुला के सेक्टर 23 में निफ्ट का शुभारंभ हुआ है। सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका शुभारंभ किया है। तो प्रदेश में पहला राज्य फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का शुभारंभ हुआ है और इससे पहले देश भर में 16 संस्थान ऐसे और चल रहे हैं। वहीं इस मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो निफ्ट के शुभारंभ के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है मुख्यमंत्री मनोहर ने निफ्ट के लिए। और निफ्ट का 17वां केंद्र स्थापित हुआ है पंचकुला में, कहा सीएम मनोहर लाल ने। वहीं निफ्ट के सभी केंद्रों में ये सर्वोत्तम भवन है, यानी कि इससे पहले जो 16 निफ्ट के केंद्र चल रहे हैं उन सभी में ये 17वां भवन है जो सबसे सर्वोत्तम। 133 करोड़ की लागत से इस भवन को तैयार किया गया है और विद्यार्थियों को इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ होगा। सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुछ बड़ी बातें कही, वो आप तक पहुंचा रहे हैं हम। हरियाणा के छात्रों के लिए 20% सीटें आरक्षित रहेंगी और योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा विद्यार्थियों का। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि छात्रों को फैशन डिजाइनिंग की नई नई कला सीखने का मौका मिलेगा और समय के अनुसार चीजों का अध्ययन करना होगा। और इसी बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें। दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो मोदी सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
17 जुलाई को बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक। तो संसद के मानसून सत्र से पहले ये बैठक की जाएगी। दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और 17 जुलाई को इस बैठक को बुलाया गया है, सभी दलों को बुलाया गया है। संसद के मानसून सत्र से पहले ये बैठक की जाएगी। 17 जुलाई को सर्वदलीय बैठक होनी है, जिसके लिए मोदी सरकार की ओर से सभी दलों की बैठक को बुलाया गया है। सर्वदलीय बैठक 17 जुलाई को होगी और संसद के मानसून सत्र से पहले इस बैठक को बुलाया गया है। 17 जुलाई को बैठक होगी सर्वदलीय, सभी दलों की बैठक होगी 17 जुलाई को और संसद के मानसून सत्र से पहले इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। इसी बीच दिल्ली से आपको एक और बड़ी खबर बता दें। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। कुलदीप बिश्नोई को लेकर के ये बयान सामने आया है वीरेंद्र सिंह का। उन्होंने कहा है कि बिश्नोई के बीजेपी में जाने की अटकलों पर उन्होंने बयान दिया है। कहा है कि बिश्नोई के आने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, कांग्रेस को बिश्नोई के जाने का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और कांग्रेस को अपनी स्थिति में सुधार लाना होगा। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में आने की अटकलों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिश्नोई के आने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा और बिश्नोई का कांग्रेस से जाने से कांग्रेस को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस को अपनी स्थिति में सुधार लाने की जरूरत है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने की अटकलों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बीजेपी में अगर कुलदीप बिश्नोई शामिल होते हैं तो इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा और अगर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ते हैं तो इससे कांग्रेस को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही साथ हरियाणा कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा उन्होंने कि कांग्रेस को अपनी स्थिति में सुधार लाना होगा। और इसी बीच फतेहाबाद से बड़ी खबर है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला देखने को मिला है। दरअसल डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन का फैसला, डीजे बजाने पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है और हॉकी और बैट साथ में नहीं रख सकते कांवड़िया। 27 जुलाई तक आदेश लागू रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की ओर से। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं फतेहाबाद से। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन का फैसला आया है। डीजे बजाने पर प्रशासन ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। हॉकी और बैट साथ में कांवड़िया नहीं रख सकते, यह भी कहा गया है और 27 जुलाई तक आदेश लागू रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी। तो डीजे बजाने को लेकर के यह फैसला है। डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और साथ ही यह भी कहा गया है कि कांवड़िया अपने साथ किसी भी तरह का कोई हॉकी या बैट, इस तरह का कोई भी सामान वो नहीं ले जा सकते हैं और ये आदेश 27 जुलाई तक लागू रहेगा। और अगर इस दौरान किसी भी तरह की कोई आदेश की अवहेलना करता है, कोई नियमों को ताक पर रखकर कांवड़िया निकलता है, तो जाहिर तौर पर प्रशासन उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेगा। तो डीजे बजाने पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। हॉकी और बैट साथ में कांवड़िया नहीं रख सकते हैं और 27 जुलाई तक आदेश लागू रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की ओर से। वहीं चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में भूपेंद्र हुड्डा समेत नेता प्रतिपक्ष, आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उदय भान और विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा समेत दूसरे कांग्रेस के कई विधायक और नेता भी मौजूद रहे। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के चर्चा की गई, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने पीसी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा ने बताया कि इस बार का राष्ट्रपति चुनाव पहले के मुकाबले असाधारण परिस्थिति में हो रहा है।
तो वहीं उन्होंने कहा कि देश में डर का और भय का माहौल बना हुआ है। तो जाहिर तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। राष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पिछला 5 साल का कार्यकाल खामोशी का युग रहा है। तो यशवंत सिन्हा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, कहा है कि देश में डर और भय का माहौल बना हुआ है और साथ ही साथ राष्ट्रपति कहीं न कहीं राष्ट्रपति को लेकर के भी उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल खामोशी भरा रहा है। वहीं पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने इस बैठक की अध्यक्षता की। तो वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार, सांसद संजय भाटिया भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में लोगों की 15 शिकायतें सुनी गई, जिनमें ज्यादातर शिकायतें भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई थी। भ्रष्टाचार से जुड़े शिकायतों पर मंत्री देवेंद्र बबली अधिकारियों को फटकार भी लगाते हुए नजर आए। इस दौरान देवेंद्र बबली ने कहा कि हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और अगर कोई भी भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पंचायती चुनाव को लेकर के देवेंद्र बबली ने कहा कि तमाम प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। सितंबर में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। और मीटिंग में शामिल राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से पंजाब सरकार कार्य कर रही है उसे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ज्यादा नहीं चल पाएगी। इस दौरान सांसद संजय भाटिया ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा ने अपने कार्यकाल में सिर्फ हरियाणा नंबर 1 का नारा दिया है और काम कुछ भी नहीं किया। वहीं कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बा में बेखौफ 2 नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े एक आइलेट्स सेंटर में धनाधन 11 राउंड फायरिंग करके मौके से फरार हो गए। तो वहीं गोलियों की आवाज से सेंटर में मौजूद बच्चे और स्टाफ दहशत में आ गए। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई। सेंटर के मैनेजर सुनील कुमार ने बताया कि 2 अपराधी जो कि बाइक पर सवार होकर आए थे वो बाहर से ही फायरिंग कर चले गए। तो आपको बता दें कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर आपको तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां 2 नकाबपोश बदमाश एक आइलेट्स सेंटर पर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ 11 राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हो जाते हैं। बाइक पर सवार होकर ये दोनों बदमाश पहुंचे थे और देखिए आप तस्वीरों में कि किस तरह से फायरिंग के बाद जो कांच लगे हुए थे वो पूरे टूट कर गिर गए हैं। तो 11 राउंड दनादन फायरिंग की गई है, जिसके बाद सेंटर में मौजूद बच्चे और स्टाफ दहशत में आ गए। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि कौन बदमाश थे, किन कारणों की वजह से यहां पहुंचे और फायरिंग की वजह क्या है।
वहीं पानीपत की महावीर कॉलोनी में सोमवार को निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल पर काम कर रहे मजदूर की नीचे गिरने की वजह से मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने मकान मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है, जिसके बाद मकान मालिक जब मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मृतक के परिजन काफी संख्या में पानीपत के सिटी थाना में पहुंचे और वहां पर हो हंगामा करना शुरू कर दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती और उन्हें मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक वो थाने में ही बैठे रहेंगे। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये कल एक मजदूर के रिपेयरिंग के दौरान मकान की छत से गिरने से उसकी डेथ होने का मामला आया था, जो उसके परिवारजन अभी आए हुए हैं। कंप्लेंट अभी उन्होंने हमारे को दी नहीं है, जैसे ही कंप्लेंट प्राप्त होगी उसके अनुसार। कौन सी मंजिल से गिरा था? ये 2nd फ्लोर पे से गिरा है। लेंटर की रिपेयरिंग का वर्क चला हुआ है, उस पे से पैर फिसल गए, गिरने की सूचना मिली। ये महावीर कॉलोनी का मामला। डेड बॉडी ऑपरेशन ले लिया कब? वो सिविल हॉस्पिटल में रखा। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां शरीफ गढ़गांव के पास एक कार में अचानक आग लग गई। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस दौरान सब इंस्पेक्टर वजीर सिंह ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के सख्त निर्देशों के बाद प्रदेश में नशे को रोकने के लिए कवायद तेज हो गई है। अनिल विज के आदेशों की पालना करते हुए अंबाला पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। कार्रवाई करते हुए टीम ने नशीले पदार्थों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से गांजा और कैप्सूलनुमा नशा बरामद किया गया है। तो वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही 13 आरोपों में केस दर्ज है। पहले भी इसके खिलाफ नशे के 2 मुकदमे दर्ज हैं और एक बार फिर इसको नशे के साथ गिरफ्तार किया गया है। दिन सख्त दिशा निर्देश जारी हुए थे कि हरियाणा प्रांत में नशे के ऊपर पूरी तरह से लगाम लगाई जाए। इसी आदेशों की पालना में पुलिस अधीक्षक महोदय अंबाला श्री जसनदीप सिंह रंधावा जी के कुशल नेतृत्व में पुलिस की टीम में इस नशीले पदार्थों के तस्करों पे काम कर रही हैं। जो इसी कड़ी में कल शाम को सब इंस्पेक्टर बलकार सिंह, हाउसिंग बोर्ड चौकी इंचार्ज के निर्देश पर एक पुलिस पार्टी ने हाथी खाना के नजदीक नाका। वहीं खबर अंबाला से है, जहां लाल कुर्ती इलाके में 12 होटल संचालकों पर नगर परिषद प्रशासन ने कार्रवाई की है। नियमों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की गई है। कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। आपको बता दें कि निर्धारित दस्तावेज जमा न करवाने वाले होटल संचालकों के होटल को सील कर दिया गया। कार्रवाई से पहले नगर परिषद ने होटल संचालकों को नोटिस दिया था। नोटिस के बाद कुछ होटल संचालकों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, जिसके बाद अदालत ने स्टे लगा दिया था। नोटिस की समय अवधि पूरी होने के बाद नगर परिषद होटलों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई करने पहुंची, जहां कुछ होटल संचालकों ने उनका विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती के आगे उनकी एक न चली और नगर परिषद अधिकारियों ने एक एक करके 10 से 12 होटलों को सील कर दिया। होटल संचालक राजेश गर्ग का कहना है कि नोटिस जारी किए गए हैं, उसमें होटल सीलिंग की बात नहीं की गई है और बावजूद इसके नगर परिषद जबरन इन होटलों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंबाला ने जो होटल वालों को नोटिस दिए हुए हैं वो 208A के तहत दिए हुए हैं, जिसके अंदर डिमोरलाइजेशन ही है, सीलिंग के कोई भी नोटिस नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि सीलिंग के उठ गए।
पता नहीं, भी तो दिला दिया मेरा हाथ भाई, बस हो ही जावे जल्दबाजी। चलो। वहीं चंडीगढ़ में एक और जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, तो वहीं दूसरी ओर हमारे चंडीगढ़ ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बावा ने कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। आज यशवंत सिन्हा खास तौर पर हरियाणा के विधायक, खास तौर पर कांग्रेस के विधायकों से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे, जो कि विपक्षी पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। हमारे साथ गीता बुक्कल हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज यशवंत सिन्हा ने आज मीडिया से मुखातिब होकर ये कहा कि देश का माहौल ठीक नहीं है और आने वाले समय में स्थिति और भी बिगड़ती जा रही, क्या कहना? देखिए, आदरणीय यशवंत सिन्हा जी जो एक जॉइंट उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी दलों के, आज वो चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायकों के साथ यहाँ पर आए उनसे वोटों की अपील करने के लिए। और मैं समझती हूँ जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिया है देश के हालात को लेकर, कि उन्होंने खुद कहा कि वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में भी इस तरह से सत्ता ने इस तरह की संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया, जो कि देश के लिए बहुत ही एक चिंता का विषय है। यही कारण हमें लगता है कि जब वो जगह जगह पर जाकर अपने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए जो वोट मांग रहे हैं, हमें लगता है कि लोग इस चीज को समझते हैं और हम समझते हैं बहुत ही सशक्त उम्मीदवार वो हैं। आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे कि राष्ट्रपति पद को वो सुशोभित भी करेंगे। मैडम, आज जब आगाज हुआ इस बैठक का, तो आपके अध्यक्ष ने भी एक बात कही कि हमारे पाले में, या यूं कहें हमारी टीम में होने के बावजूद भी विरोधियों को अपने मत का प्रयोग कर देते हैं। इशारों में उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस के ही किसी नेता पर उन्होंने आरोप लगाया। तो क्या लगता है कि कांग्रेस के नेता पर नहीं लगा रहे हैं? आपको पता है लोक दल हैं और बहुत से लोग हैं जो हमेशा ही बीजेपी या जजपा को पता नहीं खरी खरी सुनाते हैं, वोट के समय उनके साथ इकट्ठे पाले में नजर आते हैं। ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ा सर्वोच्च पद के लिए चुनाव है, संविधान की एक गरिमा को बनाए रखने वाला पद है। बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ जो है इसमें अपने मत का उपयोग किया जाएगा। इसमें लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और चुने हुए विधायक जो हैं विधानसभा के, उनका वोट का होगा। मैं समझती हूँ सही ढंग से वोट का प्रयोग करते हुए एक ऐसे सशक्त व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होना चाहिए, जिसके के लिए देश को आज इस समय बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मेरा एक और सवाल है आपसे, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि पंजाब के अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है, केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यही कहा कि जो विधानसभा के लिए जमीन आवंटित की गई है अमित शाह द्वारा, वो कहीं ना कहीं वो हितकारी नहीं। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा मानना ये कि ठीक बिल्कुल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी सही बात कही है। पंजाब गवर्नमेंट कभी चंडीगढ़ पर अपना हक जमाती है, कभी अब SYL का पानी नहीं दे रही, और बहुत सारे मुद्दे ऐसा है, विधानसभा हो, सेक्रेटरीट हो, हमारे हिस्से का अभी तक उन्होंने हमें दिया नहीं है। बीजेपी को सबसे ज्यादा जोर लगाकर अपने हिस्से की जो बात है, चाहे वो विधानसभा के कॉम्प्लेक्स की बात है और नई विधानसभा के एक्सटेंशन की अगर बात है, तो वो कहीं ना कहीं वो कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होनी चाहिए। हमें अपना क्लेम कतई भी इससे नहीं छोड़ना चाहिए। आखिरी सवाल, क्या लगता है जीत यशवंत सिन्हा की होगी? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जिस तरह से आज अराजकता का माहौल है, जिस तरह से भाईचारा खराब है, जिस तरह से अग्निवीर जो है वो सड़कों पर इस योजना, अग्निपथ योजना के आपने हाल देखा होगा, जो आ रहा है, जात बिरादरी के नाम से जो भाईचारा खराब किया जा रहा है, ED और CBI का डर दिखा के जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं की हत्या की जा रही है, गला घोंटा जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो ऐसे संवैधानिक सर्वोच्च पद पर चुने जाने के लिए एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति की ही आवश्यकता है। और ठीक है कि हमारी जो राष्ट्रपति पद की जो NDA की उम्मीदवार हैं, ठीक है, महिला हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, लेकिन केवल मात्र एक रबर स्टैंप ऑर्नामेंटल ना होके वाकई में ही सशक्त व्यक्तित्व की इस समय आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गीता बुक्कल। और देखिए, साफ तौर पर इस समय कांग्रेस का ये कहना है कि पहले जो देश के राष्ट्रपति थे वो बिल्कुल मौन रहे 5 वर्ष, और अब जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की द्रौपदी मुर्मू, उन्हें रबर स्टैंप के तौर पर भी आगे पेश किया जाएगा अगले 5 साल अगर वो जीतती हैं। तो यही कहना है कांग्रेस के नेताओं का और यही कहना यशवंत सिन्हा का। अब देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन कृष्ण के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़। तो फिलहाल कालका से समालका में इतना। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।